नमस्कार मित्रों, लक्ष्य क्लासेस द्वारा के इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे बाल विकास तथा मनोविज्ञान, जो कि डीएलएड सिलेबस का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक और एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न डीएलएड सिलेबस के अंतर्गत इसी चैप्टर से आते हैं। और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, या कॉम्प्लिकेटेड क्या यूँ करें कि ये इसमें पूरे जो विद्यालयी शैक्षिक माहौल है उसका समावेश, उसका कोर कॉन्सेप्ट जो है वो यहीं से मिलता है। तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके विभिन्न टॉपिक्स को हम लोग 1 या 2 एपिसोड में खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वृद्धि एवं विकास। जैसे बाल विकास है तो इसमें 2 कॉन्सेप्ट आते हैं, एक फिजिकल यानी शारीरिक विकास और दूसरा मेंटल ग्रोथ यानी मानसिक विकास। और इसमें 2 चीज़ें आती हैं वृद्धि एवं विकास में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को हम लोग समझेंगे कि वृद्धि क्या है और विकास क्या है, दोनों परस्पर कैसे संबंधित हैं और दोनों का रोल क्या है किसी बच्चे के शैक्षिक इसमें विकास में किस तरह का रोल है। तो वृद्धि जो है, ग्रोथ, यह एक प्रक्रिया है, जैविक प्रक्रिया इसको हम लोग कह सकते हैं। फिजिकल ग्रोथ यह एक जैविक प्रक्रिया है जो सभी जीवों में समान रूप से लागू होती है। जो नवजात होते हैं उनके शरीर में वृद्धि होती है, अंगों में वृद्धि होती है, अनुपात में वृद्धि होती है, आकार में वृद्धि होती है और वह विकास का एक पार्ट होता है। जैसे विकास जो है वह थोड़ा सा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है और उसी का एक पार्ट है, एक हिस्सा है वृद्धि। और ये दोनों अंतर संबंधित हैं, एक दूसरे से बहुत ही क्लोज इनका रिलेशन। जैसे अगर हम लोग एक पूरे सर्कल को ग्रोथ डेवलपमेंट मान लेते हैं, विकास, तो वृद्धि इसका एक छोटा सा हिस्सा है। और वृद्धि में हम लोग मुख्यतः भौतिक वृद्धि को मानते हैं, फिजिकल ग्रोथ को। जो ग्रोथ होता है हड्डियों में, मांसपेशियों में जो विकास होता है उसको हम लोग वृद्धि कहते हैं। जो मापा तौला जा सके, जिसका मेजरमेंट किया जा सके, जिसको प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सके, वह वृद्धि है। जैसे भार में, लंबाई में, आकार में वृद्धि। तो यह वृद्धि जो है यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, इसकी एक सीमा होती है। जैसे ही बच्चा जो है वो पहुंच जाता है वयस्कावस्था में, किशोरावस्था के बाद, तो वहाँ पर वृद्धि जो है रुक जाती है। ग्रोथ का एक लिमिट होता है। जैसे अभी हम लोग वयस्क अवस्था में आ गए किशोरावस्था के बाद, तो वृद्धि जो है यह किशोरावस्था तक चलने वाली प्रक्रिया है और विकास जो है तो यह अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें वृद्धि के साथ साथ विकास भी होते रहता है। बहुत तरह के मानसिक विकास, बहुत तरह के अनुभवजन्य विकास, जिनमें बच्चों का सीखना, अनुभवों से सीखना, कार्यों से सीखना, अंगों का जो अंग वृद्धि हो रहा है जिनमें, वृद्धि के साथ उनमें ताकत का विकास, क्योंकि उसको हम लोग मेजरमेंट डायरेक्टली नहीं कर सकते तो उसमें कितना विकास हो रहा है, इसको डायरेक्ट मेजरमेंट करने का कोई स्केल नहीं है। लेकिन वृद्धि जो है उसको डायरेक्ट बच्चे का हाइट, जो उसका ग्रोथ चार्ट बनाते हैं हम लोग, तो उसमें हाइट, वेट एंड रेडियस में भी बदलाव होता है अंगों के, उसको मेजर कर सकते हैं। तो यह शारीरिक, बाहरी तथा आंतरिक शारीरिक अंगों में जो डेवलपमेंट होता है, जो चेंजिंग होता है, वह वृद्धि है। और मानसिक रूप से विकास जो होता है वह शारीरिक और मानसिक दोनों होता है। शारीरिक रूप से शक्तियों का विकास होता है, भार उठाने की क्षमता का विकास होता है, वह शारीरिक विकास है। और मानसिक विकास में बहुत तरह की मानसिक क्रियाओं का विकास, सोचने की, समझने की, किसी चीज़ पर चिंतन करने की क्षमता, किसी चीज़ को एनालाइज करने की क्षमता जो होती है वह विकास होती है। तो हम लोग देखते हैं कि विकास को हम लोग, वृद्धि तो निश्चित रूप से शारीरिक ही होती है, मानसिक वृद्धि को मेजर नहीं कर सकते, इसलिए हम उसको वृद्धि नहीं करते, विकास ही करते हैं। तो विकास जो है वह शारीरिक भी होता है और
मानसिक भी होता है। शारीरिक विकास के अंतर्गत फिर वही वृद्धि वाली बात ही होती है, लेकिन उसमें उसके साथ शारीरिक अंगों के वृद्धि के साथ उसमें बल का आना, उसके कार्य क्षमता में वृद्धि हो जाना, यह शारीरिक विकास होता है। और मानसिक विकास जो है वह सोचने समझने, किसी चीज़ को एनालाइज करने परखने की क्षमता जो होती है, अनुभवजन्य क्षमता जो होती है, जो अनुभव से आता है, वह मानसिक विकास होता है। अब शारीरिक विकास की महत्वपूर्ण अवस्थाएं होती हैं, क्योंकि इसमें हम लोग क्वेश्चन आ सकता है, लगी डीएलएड के सिलेबस में है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में वृद्धि एवं विकास में अंतर, वृद्धि या विकास क्या दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं, अंतर संबंधित हैं या परस्पर विरोधी हैं, इस तरह का आ सकता है। या वृद्धि जो है वह सतत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, इसका एक निश्चित समय सीमा होता है, उस समय सीमा के बाद वृद्धि रुक जाती है। और विकास जो है यह अनवरत जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि आदमी सीखने को मृत्यु के दिन तक कुछ न कुछ सीखता रहता है। तो सीखने की प्रक्रिया जो है विकास से संबंधित है, तो यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया हो जाती है। उसी तरह से शारीरिक विकास जो है, शारीरिक विकास कुछ समय तक एक कर्व बनाती है, शुरुआत में तेजी से चलती है, उसके बाद शरीर का जो बल होता है, कार्य क्षमता होती है, उसमें धीरे धीरे एक डिटोरिएशन आता है, गिरावट आती है। तो शारीरिक विकास जो है वह एक कर्व बनाते हुए पहले तीव्र गति से ऊपर चढ़ती है और फिर उसके बाद धीरे 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 यह नीचे की तरफ उतरने लगती है। तो इस तरह का कर्व बनता है शारीरिक विकास का। और मानसिक विकास जो है यह एक उत्तरोत्तर वृद्धि कर्व है, जो कि उत्तरोत्तर इसमें वृद्धि ही होते जाती है, मानसिक विकास हमेशा होते जाता है। इसीलिए हम लोग बुजुर्गों से, प्रौढ़ों से, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनसे ज्ञान लेने की बात की जाती है, तो उनके अनुभव से कुछ सीखा जाए, उनके अनुभव को साझा किया जाए, उनके अनुभव का लाभ उठाया जाए। तो मानसिक विकास जो है यह एक निरंतर प्रगतिशील प्रक्रिया है, और शारीरिक जो विकास है वह एक प्रगतिशील प्रक्रिया यह भी है, मगर इसमें कुछ समय के बाद एक ठहराव आता है, और उस ठहराव के बाद कर्व का स्लोप जो है वह अपोजिट डायरेक्शन में होने लगता है। शारीरिक बल की कमी होने लगती है, कार्य क्षमता में कमी होने लगती है, जिसके बाद रिटायरमेंट हो जाता है हम लोग का 60 साल के बाद लगभग माना जाता है कि प्रौढ़ावस्था में। प्रौढ़ावस्था के बाद जो वृद्धावस्था आती है 60 से शुरू होती है, और 60 के एज से हमारा शारीरिक विकास जो है वह ढलान पर हो जाता है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन इसमें बन रहे हैं। शारीरिक और मानसिक विकास, मुख्य फोकस हम लोग का विकास की अवस्थाएं। अब इसमें हम लोग देखते हैं, सबसे पहला होता है गर्भावस्था। विकास शुरू होता है गर्भावस्था से। बच्चा जब गर्भ में होता है तभी उसमें वृद्धि शुरू होती है, और वृद्धि के साथ कुछ न कुछ विकास शुरू होता है। क्योंकि हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में भी, या पहले भी पढ़े होंगे हम लोग मनोविज्ञान के क्लासेस में, कि कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर जो शुरू होता है वह बच्चे के सिर से शुरू होता है, सिर से पैर की तरफ। विकास जो होता है वह हमेशा अंदर से बाहर की तरफ, सिर से पैर की तरफ, केंद्र से परिधि की तरफ होता है। इस थ्योरी से हम लोग जानते हैं कि बच्चे का जो गर्भावस्था में विकास होता है वह पहले सिर को बनाता है, और उसके बाद शरीर के बाकी अन्य बनते हैं, और सबसे अंत में पैर बनता है। तो सिर से गर्दन, हाथ, और उसके बाद धड़, उसके बाद पैर का निर्माण होता है। तो विकास, शारीरिक विकास की अवस्था में सबसे पहला गर्भावस्था आता है, जहाँ भ्रूण से एक बच्चे का निर्माण शुरू होता है, और विकास वहीं से शुरू हो जाता है। इसको हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। अभी जो अत्याधुनिक तकनीक है उनके द्वारा बच्चे के विकास को गर्भावस्था में भी मेजर किया जा सकता है। तो यह वृद्धि में आ जाता है, शारीरिक विकास है, मगर यह मेजरेबल है, इसको हम लोग नाप तोल सकते हैं। इस समय दिमाग का बनना शुरू होता है, तो इस समय भी दिमाग में जो चीज़ें होती हैं वंशानुगत रूप से आने वाली, उन चीज़ों का स्टोरेज बनता है दिमाग। तो यहाँ से भी बच्चे का व्यक्तित्व, बच्चे की बुद्धि, बच्चे का दिमाग जो है वह बनता है। तो इसलिए इसको हम लोग विकास की अवस्थाएं कहते हैं, ना कि वृद्धि की अवस्था, क्योंकि इसमें भी मानसिक विकास होता है। दूसरा आता है हमारा शैशवावस्था, यह जन्म से शुरू होता है, और जन्म के बाद शिशु जो होता है
वह 5 साल तक शिशु रहता है, 0 से 5 साल तक। अलग अलग पुस्तकों में यह कहीं 6 साल भी इसको माना जा सकता है। इस समय बच्चा जो है वह मूर्त चिंतन करता है, मूर्त चिंतन की अवस्था होती है। इस समय अमूर्त चिंतन नहीं हो सकता है, मतलब जो ऑब्जेक्ट है, जो दिख रहे हैं, उसके बारे में ही वह कह सकता है, कुछ बोल सकता है या सोच सकता है। तो मूर्त चिंतन की अवस्था इसको कहा जा सकता है, मूर्त चिंतन की अवस्था होती है 0 से 5 साल, जन्म से 5 साल तक की अवस्था होती है, शैशव अवस्था होती है। इस समय बच्चे का शारीरिक विकास बड़ी तेजी से होता है और अंगों का सही इस्तेमाल करना बच्चा सीखता है। जैसे बच्चे की पकड़ने की, हाथ से पकड़ने की क्षमता जो होती है वह विकसित होता है। तो पहले बच्चा जो है वह हथेलियों का उपयोग करता है पकड़ने के लिए। किसी चीज़ को अगर पेन को दिया जाए तो वह उंगलियों से ना पकड़ता, हथेलियों से पकड़ने की कोशिश करता है। धीरे धीरे विकास के साथ उसके उंगलियों में ताकत आती है, शारीरिक क्षमता में उसकी वृद्धि होती है और वह फिर उंगलियों का इस्तेमाल किसी चीज़ को पकड़ने के लिए करना सीख जाता है। तो यह अवस्था जो है शैशवावस्था, यह विकास की सबसे तीव्र अवस्था होती है। इस समय सभी अंगों का परफेक्टली विकास होता है और बच्चा जो है वह एक मतलब विकसित मानव बनने के क्रम में सबसे महत्वपूर्ण अवस्था, सबसे तीव्र ढलान जो है, ढलान में उसको हम लोग कर्व में, अगर कर्व पे इसको दिखाया जाए XY एक्सिस पे लेके, तो यह इस तरह से निकलेगा, बहुत ही तेजी से बढ़ता है। इसमें वो विकास की गति सर्वाधिक तीव्र शैशवावस्था में होती है। उसके बाद आता है 6 से 12 साल तक हमारा बाल्यावस्था। 6 से 12 वर्ष तक इसकी उम्र निर्धारित की गई है, कहीं कहीं यह आपको 14 वर्ष तक भी देखने को मिल सकता है। तो यह अलग अलग कारकों से प्रभावित होता है कि किन कारकों से प्रभावित होकर बाल्यावस्था पहले खत्म हो जाती है या देर से खत्म होती है। इसके बहुत सारे सामाजिक, भौगोलिक और वैयक्तिक कारण हैं। जैसे सामाजिक कारणों में अगर बच्चा जो है किसी गरीब तबके से आता है तो उसका बचपना जल्दी खत्म हो जाता है। भाई यह देखने में आता है कि गरीब तबके के जो बच्चे जल्दी से कामों में लग जाते हैं, किसी भी तरह के कार्य में, तो उनकी बाल्यावस्था जो है वह जल्दी से खत्म हो जाती है और वो जल्दी से किशोर हो जाते हैं। तो शारीरिक क्षमता जो है उसका कितना दोहन हो रहा है, कितना उसको यूज किया जा रहा है, सामाजिक अवस्थाएं क्या है, उसकी भौगोलिक अवस्थाएं क्या है, इन सभी चीज़ों पर निर्भर करता है। तो इस पर हम लोग डिस्कशन करना जाते हुए, यह क्योंकि हमारे सिलेबस का नहीं है, तो हम लोग इसको 6 से 12 वर्ष मानते हैं बाल्यावस्था में। या कहीं कहीं अगर ऑप्शंस में 6 से 14 भी दिख जाए तो भी यह सही था। इस बाल्यावस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन की तरफ जाना शुरू करता है। यही वह समय है जब बच्चे को विद्यालयों में हम लोग कॉन्सेप्ट देते हैं। विद्यालय के हिसाब से यह सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। इस समय बच्चे का शारीरिक विकास जो है वह थोड़ा सा स्लो हो जाता है और मानसिक विकास की गति तीव्र हो जाती है। इस समय बच्चों को स्कूलों में दाखिला दिया जाता है। स्कूलों में दाखिला देने का समय यही होता है 6 वर्ष, जो बिहार कैरिकुलम फ्रेमवर्क में भी निर्धारित है कि बच्चे का स्कूल जाने का उम्र जो है वह 6 वर्ष का है। इस समय तक बच्चा जो है उसकी क्षमताओं में इतनी वृद्धि हो गई होती है कि वह पढ़ाए गए पाठों को समझे और अमूर्त रूप से किसी चीज़ का चिंतन कर सके। शैशवावस्था जो थी अमूर्त चिंतन की अवस्था थी और बाल्यावस्था अमूर्त चिंतन की अवस्था हो जाती है। अमूर्त चिंतन यहाँ से प्रारंभ हो जाता है बच्चों का। तो इसमें उसको अगर वर्णमाला के अक्षरों का ज्ञान कराया जाए तो ए का कॉन्सेप्ट और समझ आता है, क का कॉन्सेप्ट और समझ आता है कि क क्या है, क एक शब्द है, क एक अक्षर है और यह अक्षर क्या होते हैं, अक्षरों का किस तरह से प्रयोग किया जाए, यह समझने की स्थिति में बच्चे आ जाते हैं। तो बाल्यावस्था जो है यह मानसिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। इस समय बच्चों का जो बेसिक्स होता है स्टडी के हिसाब से, पढ़ाई के हिसाब से, क्योंकि शिक्षण के हिसाब से हमें विकास और मनोविज्ञान को देखना है, तो इस हिसाब से बाल्यावस्था सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है जब बच्चों की क्षमता में बहुत तीव्र वृद्धि होती है और अगर उनको सही डायरेक्शन, सही गाइडेंस मिले तो वह अपने रफ्तार को पकड़ लेते हैं, विकास के रफ्तार को पकड़ लेते हैं। उसके बाद आता है हमारा किशोरावस्था, जो कि 12 वर्ष से शुरू होकर 18 वर्ष तक चलता है। 12 से 18 वर्ष तक चलता है और इसमें
बच्चा जो है वह परिपक्वता की तरफ जाता है। मतलब उसमें जो चिंतन है, स्वचिंतन का उदय होता है। वह किसी भी चीज़ पर अपनी राय बेबाकी से रखने के लिए उत्सुक रहता है। यह अवस्था जो होती है इसमें बच्चा अपनी पहचान खुद बनाने की कोशिश करता है। जैसे पहचान जो उसके परिवार से है, उसके समाज से है, वह इंडिविजुअल पहचान, अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाने के लिए बहुत ही उत्सुक रहता है। और किसी भी बात पर किशोरावस्था में बच्चे अपना राय रखना चाहते हैं, चाहे वह परिवार या समाज के खिलाफ हो। इसलिए इसको आंधी तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। इस समय में बच्चों के अंदर जो संवेग होते हैं, जो उनके मन के अंदर की बातें होती हैं, उसको या तो अगर सही माहौल मिले तो वो खुल कर रखना सीख जाते हैं, और अगर सही माहौल या सही उनको गाइडेंस ना मिले तो इस अवस्था में बच्चों का मन जो है वो सप्रेस हो जाता है, दबा दिया जाता है। तो उस दबाव का एक विद्रोही स्वरूप भी देखने को मिलता है। तो यह सबसे महत्वपूर्ण अवस्था विकास के हिसाब से सामाजिक दृष्टिकोण से अगर देखें, शैक्षिक दृष्टिकोण से बाल्यावस्था सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है, और सामाजिक दृष्टि से किशोरावस्था जो होती है वह सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। इस समय नैतिकता का विकास सबसे ज़्यादा होता है। बच्चा या तो सही ट्रैक पकड़ के नैतिक रूप से सबल हो जाता है या नैतिक रूप से निर्बल हो जाता है। यह बहुत सारा चीज़ डिपेंड करता है उसके समाज, उसके परिवेश, पारिवारिक माहौल इत्यादि पर। तो इस तरह से यह जो है यहीं तक हमें पढ़ना है। इसके बाद विधि अवस्थाएँ होती हैं, इसके बाद युवावस्था आती है, जिसको हम लोग वयस्क अवस्था कहते हैं 18 साल से। फिर उसके बाद प्रौढ़ावस्था आती है, और फिर उसके बाद वृद्धावस्था आती है। तो वो हमारे सिलेबस से बाहर की चीज़ें हैं, उनको हम लोग को पढ़ना नहीं है, फोकस नहीं करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास 4 ही अवस्थाएँ, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। इन्हीं 4 चीज़ों पे हमें ध्यान देना है। तो ये हैं अवस्थाएं, हमारी विकास की अवस्थाएं। इस समय किशोरावस्था में बच्चों का एक बार जो शैशवावस्था में बड़ी तीव्र गति थी, बाल्यावस्था में वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है, और किशोरावस्था में वह पुनः शारीरिक विकास जो है वह तीव्र हो जाता है, और मानसिक विकास की गति थोड़ी सी कम हो जाती है। बहुत कम नहीं होती है, थोड़ी सी बाल्यावस्था के मुकाबले थोड़ी सी कम हो जाती है। और एक ये एज होता है जबकि किसी सेक्टर में, किसी खास विषय में बच्चे का इंटरेस्ट जो है वह उत्पन्न होना शुरू होता है। यहाँ से हम लोग देखते हैं पहले जो सिलेबस था उसके हिसाब से अगर देखें तो बच्चा 6ठी या 7वीं कक्षा में यहाँ तक पहुँच जाता है, वर्ग 6 का विद्यार्थी हो जाता है। तो पहले हम लोग जानते थे कि वर्ग 6, 7, 8 से उस समय से डायरेक्शन देना शुरू होता था। आर्ट, साइंस या कॉमर्स स्ट्रीम जो होता था बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से, उसकी क्षमताओं के हिसाब से, तो इस समय क्षमताओं का निर्माण शुरू हो जाता है। मानसिक रूप से वृद्धि जो है वो थोड़ी सी रुक जाती है, थोड़ी सी स्थिर होती है, और शारीरिक विकास की गति फिर से एक बार पुनः तीव्र हो जाती है। मांसपेशियों में बल ज़्यादा आने लगता है, मांसपेशियों का विकास होने लगता है। और का बच्चा अगर जन्म लेता है कर्नाटक में और वहीं के समाज के साथ वह रिलेट करता है, तो उसमें निश्चित रूप से कन्नड़ भाषा का प्रभाव दिखेगा। इस तरह से हम देखेंगे इसको कि सामाजिक विकास जो है, सामाजिक जो इन्वॉल्वमेंट है, सोशल इन्वॉल्वमेंट का सीधा सीधा असर उसके भाषाई विकास, भाषाई कौशल के विकास पर पड़ता है। तो इस पर भी प्रभाव डाल रहे हैं सामाजिक, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास। तो ये जो विकास के आयाम हैं यह एक दूसरे के साथ इतने कॉम्प्लिकेटेड रूप से जुड़े हुए हैं कि इन सबको अलग अलग करके हम लोग स्टडी नहीं कर सकते हैं। सब एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं, और नेगेटिव और पॉजिटिव रूप से प्रभाव डालने वाले कौन कौन से कारक हैं, इसको हम लोग इन डिटेल चेक करेंगे अगले टॉपिक के अंदर। उसके साथ आता है मनोगत्यात्मक विकास, साइकोमोटर डेवलपमेंट जो होता है कि किस तरह से मानसिक विकास के साथ गत्यात्मक विकास जो है, बच्चे का बैठना, फिर घुटनों के बल चलना, सीधा चलना, दौड़ना इत्यादि किस तरह से मानसिक विकास के साथ संबद्ध है, इसको हम लोग देखते हैं मनोगत्यात्मक विकास, साइकोमोटर डेवलपमेंट। उसके बाद आता है सौंदर्यात्मक विकास। बच्चे के अंदर एक एज आता है 12 साल के बाद,
साधारणतया उसको हम लोग कहते हैं किशोरावस्था में, जबकि सौंदर्य का विकास होता है सौंदर्यात्मक विकास के अंतर्गत, मतलब वो साहित्य में सौंदर्य की तलाश करता है। और जनरली हम लोग देखते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जब माता पिता उनको तैयार करते हैं स्कूल जाने के लिए, बाल्यावस्था में कहें, तो बहुत ज़्यादा उनका ध्यान नहीं होता है कि मेरा शूज़ पॉलिश है कि नहीं। लड़के ये नहीं देखते हैं कि हमारा ड्रेस आइटम है कि नहीं, या लड़कियाँ ये नहीं देखती हैं कि हमने बालों को किस तरह से गूंथा हुआ है। मतलब वो डिपेंड होते हैं पेरेंट्स पे, क्योंकि उनका अपना सौंदर्यात्मक बोध नहीं होता या कम होता है। बिल्कुल नहीं होता है ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम होता है। और धीरे धीरे जब बच्चा डेवलप करके जाता है, जैसे जैसे उसका शारीरिक और मानसिक विकास होता है और वह किशोरावस्था में पहुंचता है, तो सौंदर्यात्मक विकास उसका तीव्र होना शुरू हो जाता है और वह सौंदर्य के प्रति आकर्षित होने लगता है तथा खुद को सुंदरतम रूप में प्रस्तुत करने की एक लालसा बनती है। और वहाँ वह बाहरी चीज़ों में भी सौंदर्य खोजता है, हर एक चीज़ में, और खुद को सुंदरतम रूप में प्रकट करने की एक आकांक्षा उसके अंदर आ जाती है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि यह भी सौंदर्यात्मक विकास जो है, यह कहीं न कहीं शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक विकास से जुड़ा हुआ है। संवेगात्मक विकास से इसका जुड़ाव इस तरह से हम देखते हैं कि अगर इमोशनली बच्चा जो है वह ज़्यादा डेवलप है, बढ़िया से डेवलपमेंट उसका हुआ है इमोशनली, तो वह सौंदर्य के प्रति पॉजिटिव होगा। और कुछ बच्चे ऐसे दिखते हैं जो बेतरतीब से रहते हैं, तो उसके पीछे का कारण उनका संवेगात्मक विकास का सही ना होना होता है। तो अगले स्लाइड में हम लोग अगले टॉपिक में हम लोग देखते हैं विकास के आयाम में शारीरिक विकास। इस शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं और किस तरह से शारीरिक विकास हमारा चलता है। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले टॉपिक शारीरिक विकास को। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं उनको सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहला कारक होता है हमारा अनुवांशिक कारक। अनुवांशिक कारक हेरिडिटी। अनुवांशिक कारकों में माता पिता पर डिपेंड करता है कि बच्चे का शारीरिक विकास, लंबाई, चौड़ाई, भार, वजन, मोटापा, दुबलापन कैसा होता है। तो यह सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है अनुवांशिक कारक, और इस पर हम नियंत्रण नहीं कर सकते। इसको नियंत्रित करने का, रेगुलेट करने का कोई तरीका हमारे पास नहीं है अनुवांशिक कारकों को। इसके बाद आता है पोषण का स्थान। पोषण, किस तरह का पोषण बच्चे को मिल रहा है, उसका न्यूट्रिशन कैसा हो रहा है, न्यूट्रिशन के ऊपर डिपेंड करेगा शारीरिक विकास। यह सीधे सीधे जुड़ा हुआ है शारीरिक विकास से। तो अनुवांशिक कारकों के अलावा सबसे महत्वपूर्ण कारक हो जाता है हमारा पोषण। उसके बाद प्रजातीय विशेषताएं, इस प्रजाति का प्रजातीय विशेषता, जैसे पहाड़ी इलाके के लोग जो होते हैं उनकी हाइट कम और शरीर स्थूल होता है, जबकि मैदानी क्षेत्रों के लोग या नदियों के किनारे के जो लोग होते हैं उनका हाइट जो है वो लंबा होता है, लंबाई ज़्यादा होती है और शरीर अपेक्षाकृत थोड़ा कम स्थूल होता है। तो यह प्रजातीय विशेषता है, यह भी प्रभावित करती है हमारे शारीरिक विकास को। इसके अलावा जो है लैंगिक विभेद, लिंग, लड़के और लड़कियों का विकास का जो शारीरिक विकास की जो गति होती है वह भिन्न भिन्न होती है। शारीरिक विकास की क्षमताएं भिन्न होती हैं, शारीरिक बल कार्य करने की क्षमता अलग अलग होती है। तो लिंग के हिसाब से भी शारीरिक विकास जो है हमारा यह प्रभावित होता है। वातावरणीय प्रभाव जो होते हैं वह भी कहीं ना कहीं शारीरिक विकास पर अपना असर डालते हैं। अगर बढ़िया वातावरण है, बढ़िया
जलवायु, इसको हम लोग जलवायु के नाम से जान सकते हैं कि जलवायु कैसी है वहाँ। अगर आर्द्र जलवायु है तो निश्चित रूप से वह विकास में बाधक होगी, और अगर शुष्क जलवायु है या शुष्क जलवायु अगर है तो, या मानसूनी जलवायु है, तो वह उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करती है। तो नम जलवायु के लोग जो है वह शारीरिक रूप से थोड़े से कमजोर हो जाते हैं। हालांकि शारीरिक रूप से कमजोर होने के बावजूद वह मानसिक रूप से अच्छे हो सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, जैसे हम लोग देखेंगे कि बहुत से कोस्टल एरियाज जो है वहाँ पे नमी बनी रहती है। रेगुलर नमी बने रहने के कारण शारीरिक विकास में थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये होता है, उसमें डेवलपमेंट पे वह प्रतिकूल प्रभाव डालता है, मगर मानसिक रूप से वह सुदृढ़ होते हैं। जलवायु के बाद स्थान आता है हमारा अनुवांशिक पोषण प्रजातीय लिंग जलवायु और वातावरण। वातावरण जलवायु से थोड़ा सा भिन्न है। इसमें हम लोग वातावरण में देखते हैं कि कितना खुला जगह मिलता है शारीरिक श्रम करने के लिए, उसको वातावरण कितना मिलता है, क्योंकि जो श्रम करते हैं उनका विकास जो होता है उसी हिसाब से थोड़ा सा तीव्र हो जाता है। मेहनती बच्चे जो होते हैं जिनको मेहनत करने की का परिवेश मिलता है, वातावरण मिलता है, तो वहाँ पे विकास की गति थोड़ी तीव्र हो जाती है शारीरिक विकास की। और जहाँ वातावरण नहीं मिलता है, शारीरिक मेहनत करने की इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, अवसर नहीं है, वहाँ पर कहीं ना कहीं शारीरिक विकास थोड़ा सा अवरुद्ध हो जाता है। तो ये फैक्टर्स हैं, मेन फैक्टर्स जो शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। अब दूसरा हम लोग देखते हैं कि मानसिक विकास को कौन कौन प्रभावित करता है। तो मानसिक विकास को प्रभावित करने में भी कमोबेश इन्हीं चीजों का प्रभाव रहता है। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक भी लगभग यही होते हैं। विकास को प्रभावित करने वाले कारक, यहाँ पे हम लोग विकास के कारकों की चर्चा कर रहे हैं। तो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में भी लगभग वही होते हैं, मगर इसमें सीरीज का थोड़ा सा अंतर आ जाता है कि कौन सा चीज सबसे पहले प्रभावित करेगा। तो सबसे पहले करता है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। उसके बाद करता है हमारा पोषण, और उसके बाद करता है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास ये सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं जो मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला है वंशानुक्रम। मानसिक विकास को, जैसा मानसिक विकास पेरेंट्स का होता है लगभग उसी ढर्रे पर बच्चे चलते हैं, क्योंकि जन्म से लेकर या यूं कहें कि गर्भावस्था से लेकर 3-4 साल तक बच्चा जो है वह अपने पेरेंट्स के इर्द गिर्द ही रहता है। समाज से उसका कोई खास लगाव नहीं होता है। तो उन 3-4 सालों का जो मानसिक विकास होता है वह अपने पेरेंट्स के इर्द गिर्द ही होता है, अपने अभिभावकों के इर्द गिर्द ही होता है। इसलिए इस पर वंशानुक्रम का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है मानसिक विकास पर, क्योंकि जब फाउंडेशन जो होता है, मानसिक विकास की नींव जब रखी जा रही होती है, उस समय सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक वंशानुक्रम। दूसरा होता है पोषण का। जब वृद्धि होती है, मस्तिष्कीय वृद्धि होती है, उस वृद्धि में पोषण का अहम रोल है। अगर पोषण सही है बच्चे का, तो उसके दिमाग की वृद्धि जो है वह संतुलित ढंग से होता है। अगर कहीं पोषण की कमी हो जाती है तो यही जो बैलेंस है वह गड़बड़ हो जाता है और मानसिक वृद्धि सही रूप में नहीं हो पाती। अगला यह है शारीरिक विकास। अगर बच्चे का शारीरिक विकास सही तरीके से हुआ, मतलब वह किसी भी तरह के व्याधियों रोगों से मुक्त है, तो उसके मानसिक विकास के तीव्र होने की संभावना जो है वह बढ़ जाती है। मतलब उसका मानसिक विकास जो है वो संतुलित ढंग से होगा। और अगर बच्चा किसी बीमारी से ग्रस्त है तो निश्चित रूप से उसमें जो सीखने की क्षमताएं हैं, जो अनुभव है उसके वह कटु अनुभव हो जाएंगे। जीवन के प्रति उनका कटु अनुभव जो है
वह उनके मस्तिष्क को प्रभावित करेगा, उनके मानसिक विकास को प्रभावित करता है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो विकास के कारक हैं, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, उनमें ये 3 कारक हैं। और चौथा कारक जो है परिवेश, यह भी मानसिक विकास को प्रभावित करता है। जब बच्चा 3 साल से ऊपर का होता है और वह अपने समाज के साथ, अपने आसपास के बच्चों के साथ इंटरेक्शन, अंतरक्रियाएं शुरू करता है, तो सबसे ज़्यादा असर पड़ता है परिवेश का। कि उस परिवेश के बच्चे कैसे हैं जिनके साथ वह है, किस मानसिक स्तर के हैं और किस तरह से वह एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, अंतरक्रियाएं जो है उनकी वह कैसी है, और इससे डिपेंड कर जाता है उसका मानसिक विकास। तो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले यह 4 प्रमुख कारण हैं। वैसे अन्य कारक भी हैं जो कि मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं, मगर मुख्य कारकों में यही 4 कारक। अगला हम लोग देख लेते हैं कि इमोशनल डेवलपमेंट किस तरह से प्रभावित होता है बच्चे का। संवेगात्मक विकास को प्रभावित कौन करता है सबसे ज्यादा? संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास या इमोशनल डेवलपमेंट को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है आसपास का वातावरण। इसमें वही सारी चीजें हैं, लेकिन इसका वातावरण सबसे ज्यादा प्रभावित करता है इमोशनल डेवलपमेंट को। उसके बाद करते हैं पेरेंट्स जो हैं, मतलब पारिवारिक माहौल। पारिवारिक माहौल, मानसिक विकास, क्योंकि इमोशंस का सीधा संबंध हमारे मस्तिष्क से होता है और मस्तिष्क को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है हमारा वातावरण। किस तरह के वातावरण में हम रह रहे हैं, वहाँ के लोग जो हैं वो किस तरह से बच्चे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, किस तरह का बिहेव कर रहे हैं, और उसी के अनुसार उसका संवेगात्मक या इमोशनल डेवलपमेंट होता है। अगर बच्चे को वातावरण में आसपास में जो उसका सराउंडिंग है उसमें अगर पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है तो निश्चित रूप से उसका संवेगात्मक विकास जो है वह धनात्मक होगा। और अगर उसको आसपास के माहौल में थोड़ा सा भी असुविधा होती है या नेगेटिव वो उसको लेके जाते हैं, नेगेटिवली अगर वो उससे ट्रीट करते हैं, तो वहाँ पर उसका जो विकास होगा वह नेगेटिव रूप से इम्पैक्ट हो जाएगा। दूसरा आता है सबसे महत्वपूर्ण, तो वातावरण के बाद पारिवारिक माहौल। क्योंकि बच्चे जो होते हैं वह मित्रों के अलावा सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन करते हैं अपने परिवार के साथ। अब परिवार में कौन से लोग हैं, पारिवारिक माहौल में बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं। अगर पहला ही बच्चा है या अपने परिवार का इकलौता बच्चा है तो निश्चित रूप से वह अपने माँ बाप से ही इंटरेक्ट करेगा पारिवारिक माहौल में। पारिवारिक माहौल में अगर एकल परिवार है तो माँ बाप तो बच्चे को प्यार करते ही हैं, तो उसमें उसका संवेगात्मक विकास जो है वह परफेक्ट हो जाता है। और अगर संयुक्त परिवार की बात करें तो संयुक्त परिवारों में अगर परिवार का साइज बड़ा है, आकार बड़ा है और उसके हमउम्र बच्चे कुछ ज़्यादा हैं या एक से ज़्यादा हैं, तो निश्चित रूप से प्यार लाड़ दुलार जो होता है परिवार के अंदर मिलना चाहिए उसमें थोड़ी सी कमी आती है और वहाँ पर संवेगात्मक विकास जो है वह थोड़ा स्लो हो जाता है। यूँ नहीं कहेंगे कि पूरा खत्म हो जाता है, बट स्लो हो जाता है। उसके बाद आता है मानसिक विकास। बच्चे का मानसिक विकास अगर सही ढंग से हुआ है तो निश्चित रूप से उसका असर संवेगात्मक विकास पर पड़ेगा। मतलब अगर पॉजिटिव इन्वॉल्वमेंट में बच्चे का मानसिक विकास दुरुस्त है, किसी भी तरह की समस्या नहीं है उसमें, शारीरिक तथा मानसिक विकास अगर सही तरीके से हुए हैं तो संवेगात्मक विकास भी सही होने की गुंजाइश ज़्यादा रहती है। तो ये 3 प्रमुख जो हमारे विकास के आयाम हैं, शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक, उनको प्रभावित करने वाले कारकों पे हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे। और मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस के अनुसार
हमें इतना ही पढ़ना है, तो परीक्षा उपयोगी सामग्री बनाने के हिसाब से कम समय में तैयारी के हिसाब से यह आपके लिए परफेक्ट होगा। और इसके साथ ही इससे रिलेटेड अगर कुछ छूट गया होगा इसमें, तो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेशन में उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।